देख रहे हैं 1.5 साल से वो मंत्री बने हैं, तब से इस विषय पर काफ़ी प्रगति हुई है। ऐसी बात नहीं कि नहीं हुई है। वो सीरियस भी है। हमें जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल से अन्य चैनलों से पता चलता है, ही इज़ वेरी सीरियस। बट केवल आश्वासनों से पेट तो नहीं भरेगा। लोगों के मन में रोष है। आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं होता है। आंदोलन अपने मन की भावना, इतने बड़े सिस्टम को समझाने का एक तरीका है। और उसके लिए सामान्य आदमी क्या करेगा? 50% पीपल आर गेटिंग लेस देन 1000। अब और बाकी फिर 50 लाख लोग 1,500 के नीचे हैं। तो ये जो है, इसमें सरकार को सोचना चाहिए। जब एवरेज निकाला जाता है तो 1171 रुपए में एक बूढ़ा बूढ़ी कैसे जिएंगे भाई? हम चाहते हैं कि भारतीय नागरिकों को, हमारे जैसे दो वृद्ध जनों को जीने लायक पेंशन मिले। हम कुछ बहुत बड़ा नहीं मांग रहे, चांद नहीं मांग रहे। हम मांग रहे 7,500 और महंगाई भत्ता इनको दे दो। और मेडिकल सुविधा हमारे कामगारों को। धर्म का मतलब, गीता तब जब थी तब तो कोई और धर्म था ही नहीं। धर्म का मतलब है स्वभाव, वृत्ति, प्रवृत्ति या कर्तव्यनिष्ठ। हम अपने धर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेय, हम अपना धर्म पालन करेंगे तो संतोष मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बेबाक और हमारे साथ इस समय कमांडर अशोक रावत जी मौजूद हैं। दिल्ली आए हुए हैं और ईपीएस पेंशन स्कीम को लेकर के क्या अपडेट है और जो पेंशन धारक है उनको क्या अपडेट है, उनके लिए क्या अपडेट है, सर से हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ पे आए हैं आज और क्या अपडेट है सर ईपीएस को लेकर सबसे के? पहले आपको नमस्कार राहुल जी। आपका बेबाक चैनल हरदम हमें, हमारे विषय को बेबाक तरीके से लोगों तक पहुंचाता है। ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम वृद्ध लोग हैं। और ये जो संग्राम है, ये मैं तो कहता हूँ किसी रामायण से कम नहीं है। जहाँ एक वनवासी राम वानरों की सेना ने इतने बड़े राक्षस को, इतनी बड़ी व्यवस्था को, इतने बड़े राज्य को हराया था। ये ऐसा ही है। हम बूढ़े लोग हैं, हमने, हमारे पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है। शारीरिक हम शारीरिक कमजोरी में हम में है। हम हर प्रकार से पीड़ित है, वंचित है, दलित है, महादलित है। ऐसे लोग एक क्रूर सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करना, ये सीधी बात नहीं है। ये बहुत बहुत ही मतलब, मैं तो सलाम करता हूँ हमारे पेंशनरों को, जो इस आंदोलन में इतनी बड़ी तादाद पे हिस्सा लेके, अपने आप पे विश्वास रखते हुए, मरने की परवाह न करते हुए, और इतनी बड़ी सिस्टम को टक्कर दे रहे हैं। ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आज भारत में इतना बड़ा आंदोलन इस पैमाने की विषमता के साथ कभी नहीं हुआ। जो भी आंदोलन हुआ, उसके साथ सरकार थी, देश था, या विरोधी पक्ष थे। ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है। केवल वृद्ध लोगों ने खड़ा किया हुआ संघर्ष, और इतने बड़े सिस्टम के साथ, ये अमेजिंग है। और ये आंदोलन, मैं तो खुद, हम मानते हैं हम सब लोग कि ये ईश्वर ही चला रहा है, ये ईश्वरीय कार्य है, और इसमें हम सब लोग निमित्त मात्र हैं। सर, काफी लंबा समय हो गया और सर अभी क्या अपडेट है ईपीएस को लेकर के? देखिए, हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी हमने स्पष्ट किया है। और बल्कि 5 तारीख को, आज की 7 है, 5 तारीख को परसों के दिन मंत्री जी ने हमें बुलाया था। उन्होंने ये कहा है कि मैं आपका काम में लिप्त हूँ, बिल्कुल अभी आखिरी मौका है मेरे पास, आपका काम बिल्कुल आखिरी छोर पे है। आप बूढ़े लोगों से आंदोलन मत करवाओ। तो हमने, तो खैर उनको, उन्होंने पहले भी ऐसे किया था, हमने 2 बार आंदोलन कैंसिल किया। उनके प्रयत्न में हमें कोई डाउट नहीं है। हम देख रहे हैं 1.5 साल से वो मंत्री बने हैं, तब से इस विषय पर काफ़ी प्रगति हुई है। ऐसी बात नहीं कि नहीं हुई। वो सीरियस भी है। हमें जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल से अन्य चैनलों से पता चलता है, ही इज़ वेरी सीरियस। बट केवल आश्वासनों से पेट तो नहीं भरेगा। लोगों के मन में रोष है। आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं होता है। आंदोलन अपने मन की भावना, इतने बड़े सिस्टम को समझाने का एक तरीका है। और उसके लिए सामान्य आदमी क्या करेगा? जब मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मेन स्ट्रीम चैनल्स नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो आपको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मरता क्या ना करता। तो इसीलिए हम लोग तो मर ही रहे हैं। रोज 200-250 लोग मर रहे हैं।
तो हमने मंत्री जी को नम्रतापूर्वक कहा, सर ऐसा है, हम आपकी हिदायत को मानते हैं, हमने 2 बार माना भी है, इस बार नहीं होगा, हम तो आंदोलन करके रहेंगे 9, 10, 11 हमारा जो भी अंजाम हो, परिणाम की चिंता हम कभी करते नहीं और करना भी नहीं चाहिए। वो तो परिणाम देने वाला ईश्वर है, लेकिन लड़ना हमारे हाथ में है, हम वो करेंगे और हम वही चीज़ करने जा रहे हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अपना धर्म है संघर्ष करना। धर्म मतलब स्वभाव, कर्तव्य। तो हम धर्म का मतलब ये हिंदू मुसलमान नहीं बोल रहा हूँ मैं। धर्म का मतलब गीता जब थी तब तो कोई और धर्म था ही नहीं। धर्म का मतलब है स्वभाव, वृत्ति, प्रवृत्ति या कर्तव्य, कर्तव्य निष्ठा। हम अपने धर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेय, हम अपना धर्म पालन करेंगे तो संतोष मिलेगा, और हम परधर्म दूसरे के कहने पे चलेंगे तो फिर तो भैया बर्बादी होगी। तो हमने अपना संघर्ष जारी रखना है। 9, 10, 11 हमारा संघर्ष होगा, जंतर मंतर पे होगा। अब देखिए, इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, आपसे बात करते हुए मैं भी थोड़ा खुल जाता हूँ, तो बोलना चाहता हूँ कि एक नागरिक के नाते हम सब जो इकट्ठा हुए हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े साथी हैं, जो निष्ठावान, श्रद्धावान, बलवान, मतलब मेंटली, तो ये सब लोग जो है, हम इसमें विश्वास रखते हैं कि एक नागरिक होने के नाते हमने देश की एक बड़ी समस्या उजागर की, उसको प्रेजेंट किया, उसको दिल्ली दरबार तक, सरकार के कानों तक पहुंचाया। ये सब हमने किया। तो नागरिकों का जो कर्तव्य होता है हमारे देश के लिए, देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति, वो हमने प्रामाणिकता से किया है। अब सरकार का क्या कर्तव्य होता है, वो सरकार को देखना है। बॉल इज इन देयर कोर्ट। हमने जो किया है वो प्रामाणिकता से, निष्ठा से किया है। अब सरकार को भी अपना राजधर्म पालना चाहिए। आप देख रहे हो, इतने सारी जनता का सवाल है, बूढ़े लोग हैं, उनको कोई कोई सहारा नहीं कहीं पे। अब उनको आप सहारा नहीं दोगे तो आपका अंत्योदय कैसे होगा भाई? ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं किसी के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन हमें अपने साथ रहने का अधिकार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और सर, जिस तरीके से अभी 1171 रुपए का चल रहा है, इसमें गुजारा तो होता ही नहीं है आज के टाइम। अब देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स है, 81 लाख लोग रिटायर्ड है, उसमें से 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन है। मतलब ऑलमोस्ट 45-50% पीपल आर गेटिंग लेस देन 1,000। अब और बाकी फिर 50 लाख लोग 1,500 के नीचे है। तो ये जो है, इसमें सरकार को सोचना चाहिए। जब एवरेज निकाला जाता है तो 1171 रुपए में एक बूढ़ा बूढ़ी कैसे जिएंगे भाई? क्या खाएंगे, एवरेज क्या? पेंशन से भी बहुत ज्यादा कम है। कौन सी एवरेज पेंशन? 1,000 तो डिक्लेयर इन्होंने 2014 में किया था। तो 2014 में 1,000 डिक्लेयर करने के बाद में आज 12 साल के बाद अगर 36,60,000 लोगों को 1,000 भी नहीं मिल रहा है, तो ये डिक्लेयर करना इजी बात है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और ये इसीलिए हमारा ये आंदोलन है। हम चाहते हैं कि भारतीय नागरिकों को, हमारे जैसे 2 वृद्ध जनों को जीने लायक पेंशन मिले। हम कुछ बहुत बड़ा नहीं मांग रहे, चांद नहीं मांग रहे, हम मांग रहे 7,500 और महंगाई भत्ता इनको दे दो। और मेडिकल सुविधा हमारे कामगारों को देखिए, आज भारत की प्रगति हो रही है, कामगारों की व्याख्या बदल गई है। पहले भट्टी में कामगार काम करते थे, आज शायद आईटी में करते हैं, लेकिन है कामगार। जो कामगार क्षेत्र में है उसकी सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मालिक, सरकार और खुद वो कामगार, इन तीनों की होती है। मैं अगर काम करता रहूं, मुझे जब तक सैलरी मिलेगी मुझे पता नहीं चलेगा कितनी है, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन जब बूढ़ा हो जाऊं और 1,000 रुपये मेरे हाथ में कोई दे दे, तो मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मेरे साथ चीटिंग हुई है। तो ये जो जिम्मेदारी है, जो मालिक की भी है और सरकार की भी है, ये दोनों ने मिलके जिम्मेदारी उठानी चाहिए और हमें अपनी सुविधा पेंशन मिलनी चाहिए। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप काफी लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, क्या लगता है सर कि आने वाले कुछ सालों में या कुछ टाइमलाइन है इसका? हमने मंत्री जी को ये पूछा सा, इसका टाइमलाइन हमको बताइए, टाइमलाइन बताइए और कितना देने जा रहे हैं इतना बताइए, या फिर हम जंतर मंतर पे आपको इनवाइट करते हैं,
वहाँ पे आपका हम गौरव गरिमा बरकरार रखेंगे, सम्मान करेंगे और वहाँ पे आके आप हमारे लोगों को जो हमको बताया उनको बताइए। तो वो उस पर सोच रहे हैं, उन्होंने हाँ नहीं कहा, नहीं टाइमलाइन अभी नहीं तक भी नहीं नहीं दी। कहा और टाइमलाइन के बारे में उन्होंने कहा मैं बता नहीं सकता लेकिन जल्दी काम होगा। अब ये बताने में बहुत बार ये बता चुके हैं, वो सिंसियर है लेकिन सिस्टम का भी जड़त्व है और इतना बड़ा जड़त्व है हमारी ब्यूरोक्रेसी का कि हम पिछली बार जब आदरणीय प्रधानमंत्री से दोबारा जब मिले थे 5 अगस्त 2021 को, तो उनको हमने कहा था सर आप अगर आपकी इच्छा है, आपने हाँ कहा है, हमारे डिमांड आपने देखे हैं, लिखवा दिए हैं, यंत्रणा को आपने काम पे लगाया है, तो आप डिक्लेयर ही कर दीजिए। तो उन्होंने कहा था मैं आपका प्रधान सेवक जरूर हूँ लेकिन ये डिक्लेयर मैं नहीं कर सकता, है डेमोक्रेसी है, इसमें कई मीटिंगें, समितियाँ, उपसमितियाँ, ये सब बैठती है, सभी तरफ से उसका चर्निंग आउट होके फाइनली मेरे पास आएगा, तब मैं ये करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा जड़त्व है और इसको उसका जड़त्व खत्म करने का काम या उसका उसको उसको फास्ट बनाने का काम ये नेताओं का होता है। हम इसीलिए हाथ जोड़ के गुहार करते हैं कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, जो वित्त मंत्री जी है और जो कामगार मंत्री जी है, इन्होंने थोड़ा इस पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करना चाहिए। सर कुछ सेगमेंट्स ऐसे भी हैं लोगों के जो ये कहते हैं कि 7,500 प्लस डीए देने से सरकार के ऊपर ज़्यादा बोझ, वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। देखिए हमने कई बार प्रेजेंटेशन किए, मैं आपको नॉलेज के लिए सबको बताना चाहता हूँ। हम 2 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले विथ इन्फॉर्मेशन, ऐसे नहीं कि जाके मिले फोटो निकाला, चर्चा हुई भाई आधा घंटा, दोनों बार। दूसरी 3 बार हम वित्त मंत्री जी को मिले, वहाँ प्रेजेंटेशन हुए, चर्चा हुई। हम कामगार मंत्री को तो हम कई बार मिले, ये जो अभी प्रेजेंटली डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी है, उनको हम 10 बार मिले और उसके पहले भूपेंद्र यादव जी को मिले, उसके पहले गंगवार साहब को मिले, उसके पहले जो अपने ये थे बंगार बंडारू दत्तात्रेय जी, उनको भी मिले और सबके सामने हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए। उसके अलावा हम कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से मिले, वहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए, वित्त सचिव से मिले, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से मिले। तो जो जो हुज हु है इस मुद्दे पे डिसीजन लेने वाले, उनके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके हमने ये सिद्ध किया है, साबित किया है कि हमारा काम हमारे पैसों से हो जाएगा और थोड़ी बहुत कमी पड़ेगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बट इन दे शुड कम एंड पुट सम मनी इन दैट इज बिकॉज वो श्रमयोगी मानधन योजना में 100% योगदान करते हैं, यूपीएस में 18.5% करते हैं, तो हमारे इसमें ये 1.16 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली हमारे योजना में उनका शून्य योगदान है। तो हमने मैडम सीताराम जी से भी पूछा था, निर्मला जी से, मैंने बोला मैडम देखिए हम आपके सौतेले पुत्र तो लगते नहीं, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसने भारत को इतने आगे बढ़ाया है और आप हमें ऐसी सौतेली ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? वाई मुझे हम ऐसी स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम आपके नागरिक हैं और हमें अपना हक मिलना चाहिए और छोटा हिस्सा आपका भी अगर उसमें हो, मैं भी 4-5%, तो ये तो सारी डिमांड्स तो हमारी इससे ज़्यादा कहीं मिल सकता है, लेकिन आपका पॉलिटिकल विल होना चाहिए। सर अगर हम देखें इस चीज़ को तो सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ दें, राज्य सरकार भी कभी इस पे बात नहीं करती क्योंकि चुनाव जहाँ-जहाँ हुआ, वो उसके मैनिफेस्टो में कभी नहीं आया। अभी बंगाल में, असम में चुनाव होने वाला है। क्या राज्य सरकार इस चीज़ पे भी कभी नहीं आ रही है? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि ये पूरा मुद्दा केंद्र का है, ये चाहे राज्य सरकार की इकाई हो, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश आरटीसी या महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये अब इनका भी जो पैसा जमा होता है वो ईपीएफओ के पास जमा होता है, तो ईपीएफओ के पास जो पेंशन का फंड आता है, उस फंड से ये पेंशन चलती है, तो इसमें राज्य सरकार का वैसे लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन हम जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से मिले थे, हमने उनको बोला था कि आपके राज्य में 14,000 ईपीएस पेंशनर है महाराष्ट्र में, 14 लाख, सॉरी 14 लाख पेंशनर से परिवार,
और आपको आपकी प्रजा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप अपना पॉलिटिकल क्लाउट यूज़ करके केंद्र सरकार सरकार पे दबाव लाइए कि इन लोगों का, मेरे राज्यों के 14 लाख लोगों का क्या होगा। ये हमने हर मुख्यमंत्री को भी किया है। दूसरी बात, आप इसमें आयरनी देखिए, अगर मुझे 500 रुपये पेंशन मिलती है, 500 रुपये या 600 रुपये, 700 रुपये, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या राज्य सरकार की किसी भी स्कीम का हकदार नहीं हूँ। मतलब मुझे फ्री राशन नहीं मिलेगा, मुझे घर जो मिलता है ना, घर घर नहीं मिलेगा, मुझे, मतलब मेरी स्थिति ऐसी कर, सब्सिडीज कुछ नहीं मिलेगी, मुझे ज्येष्ठ नागरिक की पेंशन नहीं मिलेगी। तो भैया मेरे को तो आपने सुखा के, निचोड़ के, सुखा के वो तार पे डाल दिया है। हाँ, तो इतना, इतनी अन्यायकारक स्थिति आज इन लोगों के साथ, हमारे साथ है। और इसी को उजागर करने के लिए आंदोलन है कि हमसे तो ठीक ठाक वो बूढ़े हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया, और उनको दो बूढ़ा बूढ़ी को 4-4 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, कहीं 6 हज़ार, दोनों को मिला के कहीं 8 हज़ार। तो हमने क्या गुनाह किया भाई? कौन से जन्म का पाप भोग रहे हैं? और हम भोग रहे हैं या आप हमको भुगता रहे हैं? सर, जिस तरीके से अभी होने वाला है आपका ये प्रदर्शन होने वाला है, इससे आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये डिपेंड है सरकार की सेंसिटिविटी के ऊपर। अगर आपके बूढ़े लोग रास्ते पे आ रहे हैं, 10 साल से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अपनी भावना प्रदर्शित कर रहे हैं, छोटा इधर उधर भी छोटा मोटा होता होगा, लेकिन अगर आप सेंसिटिव है तो ये बहुत ज़्यादा दखल ले सकते हैं। अगर आप सेंसिटिव ही नहीं है, अगर आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, तो फिर हम क्या करें? लेकिन देखिए, हम अपना कर्तव्य निभाने से नहीं चूक सकते। क्योंकि इससे पहले भी सर काफ़ी बड़े-बड़े लेवल पे आपने जो है प्रदर्शन किया था यहाँ पे, दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में भी किया था। कितने लोगों का सर आने का है अभी उम्मीद? देखिए, हमने तो कम ही लोग बुलाए हैं। हमने सिर्फ जनरल अपील की है कि भाई जिसकी क्षमता है वही आए, क्योंकि जंतर मंतर पे ज़्यादा लोगों की परमिशन भी नहीं होती, और हम भी सरकार को, गवर्नमेंट को या पुलिस को एम्बेरस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं अपनी बात रखें और सरकार उस बात को सुने। और सरकार मतलब केवल सत्ताधारी पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी सुने। और ये सभी जो हमारे जो एमपीज है वो सब सुने, हमारे जो आज धुरीन लोग हैं जो देश चलाते हैं वो सुने, और हमारी व्यथा को सरकार अपनी नीति में स्थान दे और कुछ न कुछ हमारा कल्याण करे। इसके लिए हम तो अपना काम करेंगे। लोग जितने भी आएंगे उनको हम पुलिस प्रशासन या सरकार को कोई एम्बेरसमेंट नहीं होने देंगे, लेकिन अपनी भावना हम तीव्रता से रखेंगे। ये बात तो है। फिर जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल था कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमें विश्वास नहीं रहा, अब नहीं होगा, निराशावाद, कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं सर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, था, मतलब आज भी हूँ, रिटायर्ड हूँ लेकिन सैनिक हूँ, 31 साल सर्विस की है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी युद्ध निराशा के साथ लड़ा नहीं जाता। अगर आप निराश होकर युद्ध लड़ रहे हो तो आप हार गए। आप अगर छोटी छोटी भी आपके मतलब आपके सैन्य की साइज है, गरीब भी है, तो आशा तो आपकी होनी चाहिए कि मैं जीतने वाला हूँ, तभी आप लड़ोगे। अगर जीतना चाहते हो तो आपको आशा रखनी पड़ेगी। और ये तो बहुत इजी बात है, नहीं हो सकता। अब कई लोग निराशावादी होते हैं, लेकिन हम उनको गिनते हैं जो आशावादी है, और उन्हीं के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं। आज आप कल देखना, परसों कितने बूढ़े बूढ़े लोग, क्या एजेड लोग, कितनी दूर से कैसे कष्ट सहन करके दिल्ली में रहना, 3 दिन खाना पीना, कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। कोई हमने उनको पैसे दे के नहीं बुलाया, कोई बसेस भेज के नहीं बुलाया, जैसे पॉलिटिकल पार्टी में अक्सर होता है, रैली करते हैं। सब स्टेज्ड रैली होती है। ये वॉलेंटियर है, ये सबका है और सबके लिए है। तो इसमें आने वाले लोगों की संख्या जो भी हो, वो एक रिप्रेजेंटेशन है पूरे भारत के 81 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन। कुछ लोग जिनके पास 4 पैसे मिले हैं या जो शरीर से बीमारी से जूझते हुए भी आ सकते हैं, वही लोग आएंगे। और इसमें हम अपना जो भी संदेश है गवर्नमेंट को वो देना चाहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अशोक रावत जी थे और इनका कहना है कि आने वाले टाइम में जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन होने को जा रहा है ईपीएस पेंशन को लेकर के। इसके बाद देखना देखना ये है कि क्या कितना इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ता है और सरकार जो है इसको किस तरीके से लेती है।